गुड मॉर्निंग। एसपीएससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी, जिसमें उत्सर्जन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव में उत्सर्जी तंत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने किडनी या वृक्क के बारे में वर्णन किया था, वृक्क की बाह्य संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना और वृक्क के अंदर पाए जाने वाले उत्सर्जन इकाई नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना तथा इस वृक्क नलिका में नेफ्रॉन में मूत्र के निर्माण होने की प्रक्रिया तक मैंने पढ़ा चुका था, है ना। कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है ये यूरिन ट्यूब के अंदर, ये प्रक्रिया मैंने जो है आप लोगों को पढ़ा चुका था। इसके बाद हमने जो है कंपोजिशन ऑफ यूरिन अर्थात मूत्र का संगठन, इसमें हमने बताया था लास्ट में कि मूत्र के अंदर 96% भाग केवल जल का होता है, 96% भाग जल का होता है, 2% यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया इत्यादि तरह के उत्सर्जी पदार्थों की होती है। 2% जो है इसमें एक्रिलिक और अन्य तरह के अकार्बनिक तत्वों की होती है तथा और इसमें यूरोक्रोम मेन है, यूरोक्रोम नामक वर्णक पाई जाती है। इस वर्णक के कारण ही हल्के पीले रंग की होती है। किसके कारण मूत्र हल्के पीले रंग का होता है, तो आप बोलेंगे यूरोक्रोम के कारण जो है ये हल्के पीले रंग की होती है तथा इसके अंदर अम्लीयता होती है, मूत्र की अंदर जो है अम्लीयता होती है। इन सभी चीज़ों से यूरिन का या मूत्र का जो है निर्माण हुआ रहता है। यहाँ तक हमने पढ़ा चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे वृक्क का कार्य क्या है। वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य निम्न है। पहला है उपापचय के बाद जितने नाइट्रोजन जैसे पोषक पदार्थों से बने हुए उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन जैसे इस उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया आता है, यूरिक अम्ल आता है, अमोनिया आती है, इन सबों को निकालने का कार्य जो है ये वृक्क ही करता है। क्या हमने बताया? भोजन में नाइट्रोजन या प्रोटीन युक्त पदार्थों के पाचन व उपापचय के बाद इससे बने हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, इन सभी पदार्थों को ये रक्त से निकालने का कार्य जो है ये वृक्क ही करता है। अगला दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट, शरीर के अंदर उपापचय के उपरांत बहुत जैसे विषैले पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है। यह शरीर के अंदर ज़्यादा समय तक रह जाए तो शरीर को बहुत अधिक हानियाँ पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। अतः इन सभी विषैले पदार्थ को निष्कासित करने का कार्य भी जो है यह वृक्क करता है। तीसरा, वृक्क की नलिकाएं चयनात्मक पुनर्अवशोषण करके रक्त के अंदर या शरीर के अंदर पीएच वैल्यू अर्थात पीएच जो है 7 से कम होगा अम्लीय, 7 होगा उदासीन, 7 से अधिक होगा क्षारीय, तो इस पीएच वैल्यू को, अम्लता क्षारकता को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिससे शरीर के अंदर अम्लीयता की मात्रा, क्षारीयता की मात्रा एक निश्चित मात्रा में जो है बनी रहती है। अगला चौथा पॉइंट, वृक्क नलिकाएं जो है पोषक पदार्थों को उत्तक द्वारा
वह उत्तक द्रव्य से निष्कासित करके पुनः उसको करते हैं तथा उसको संतुलन बनाए रखने का भी जो है कार्य करते हैं। मैं क्या बोला हूँ, वृक्क के अतिरिक्त पोषक पदार्थ का उत्तक द्रव्य से निष्कासित करके पूरा उसका जो है संतुलन बनाए रखने का जो है कार्य करते हैं। अगला 5वां पॉइंट, वृक्क नलिका के बोमिन संपुट में या ग्लोमेरुलम के द्वारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब बनाए रखने में ये मदद करता है, जिससे परासरणीय नियंत्रण जो है शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर जो है बना रहता है। 8वां पॉइंट है, इस वृक्क के द्वारा मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया के उपरांत ब्लड के अंदर उसमें जल की मात्रा तथा रक्त के एक निश्चित मात्रा के बीच संतुलन बना रहता है। ये संतुलन से शरीर में एक रुधिर दाब का नियंत्रण होता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने में जो है कार्य करता है। 7वां पॉइंट है, भ्रूणी अवस्था में, ध्यान से सुनिए, भ्रूणी अवस्था में वृक्क जो है RBCS रेड ब्लड का सेल्स RBCS का निर्माण करने का भी कार्य करता है, जिससे यह RBC भ्रूणी अवस्था में गर्भा के वृद्धि की अवस्था में ये निर्माण करता है, जिससे हम लोगों के शरीर के अंदर लाल रक्तकणिकाएं जो है बनती है। ये वृक्क का कार्य है। वृक्क का कौन कौन सा कार्य बताया आपको, क्या क्या ज्ञात हुआ है? पहला क्या हमने बताया कि वृक्क पोषण के प्रोटीन युक्त पदार्थों के उपापचय के उपरांत जो नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है कि शरीर के अंदर बहुत से उपापचय जैव क्रिया के उपरांत विषैले पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं। ये विषैले पदार्थ शरीर में अधिक समय तक बने रहें तो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, अतः इसको शरीर से जल्दी निकालने का कार्य भी ये वृक्क नलिकाएं करता है। तीसरा मैंने बोला कि वृक्क ये जो है शरीर के अंदर पुनर्अवशोषण कर, या वृक्क नलिकाएं पुनर्अवशोषण करके ब्लड के अंदर रक्त की मात्रा को नियंत्रण करता है, जिससे ब्लड के पीएच वैल्यू या पूरे शरीर का पीएच वैल्यू, अम्लता क्षारीयता का मान जो है एक निश्चित बना रहता है। अगला वृक्क जो है, चौथा पॉइंट, वृक्क जो है ये पोषक पदार्थों को उत्तक द्रव्य से निकाल करके शरीर के अंदर ये उसको पुनः जो है संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगला पॉइंट, ये वृक्क नलिकाएं के अपेंडिक्स अर्थात जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग पोर्शंस के अंदर ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा परासरण दाब नियंत्रण होता है, जो परासरण दाब नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगला मैंने बोला 6वां पॉइंट कि ये शरीर के अंदर लवणों के संतुलन बनाए रखने में भी जो है मदद करता है। 7वां पॉइंट, ये जो भ्रूणी अवस्था के अंदर RBCS अर्थात रेड ब्लड का सेल्स का निर्माण करने का भी जो है कार्य करता है। ये आपको मैंने 7 पॉइंट बोला, ये इसके वृक्क का कार्य है। अब वृक्क के कार्य के बाद आपके बुक्स में दिया है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी या अपोहन क्या है, पूछता है अपोहन क्या है। कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर दोनों गुर्दा की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। इस एक जोड़ी गुर्दे में दोनों ही गुर्दा किडनी ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है?
कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, दोनों किडनी खराब हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका जो है ऐसे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे उनकी किडनी जो है खराब हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्मजात ही किडनी जो है उतना परिपक्व नहीं होती। ऐसे विभिन्न कंडीशनों के कारण किडनी के द्वारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। ऐसे में इसके जगह पर हम कृत्रिम विधि से ब्लड का फिल्ट्रेशन या छनाव करते हैं। इसको हम लोग कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस वृक्क के अंदर एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जो रुधिर के ये कृत्रिम वृक्क में रुधिर के सेलोफेन, ध्यान दीजिएगा, सेलोफेन झिल्ली होती है। ये सेलोफेन झिल्ली को वृक्क नलिका से द्वारा प्रवाहित नलिकाओं को अपोहन तरल प्रवाहित किया जाता है। इस झिल्ली से वृक्क नलिका के नलिकाओं द्वारा प्रवाहित नलिका के बाहरी अपोहनी तरल पदार्थों को प्रवाह किया जाता है, जिस प्रवाह से उस रक्त के अंदर जो यूरिया, यूरिकम, अमोनिया, क्रिएटिन आदि जैसे पदार्थ होते हैं वह झिल्लियों से पारगम्य हो जाते हैं, छन करके चले जाते हैं। किंतु प्लाज्मा के अंदर के जो गाढ़े वाले प्रोटीन पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन पदार्थ रुधिर कणिकाओं में ही जो है अपारगम्य के रूप में बने रहते हैं, जिससे रेडियल धमनी से लेकर के मशीन से ये संबंधित कर दिया जाता है और संबंधित करने के बाद इस रुधिर के शिराओं में पुनः उसको वापस जो है भेज दिया। ऐसे तरह से ये रुधिर के छनाव को हम लोग अपोहन कहते हैं तथा इस विधि को डायलिसिस, क्या बोलते हैं, होम्योडायलिसिस या डायलिसिस के रूप में जो है जाना जाता है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर तो पेरिटोनियल अपोहन में रोगी को पेरिटोनियल गुहा से एक कैथेटर स्थिर दाब किया जाता है तो उस विधि के द्वारा होता है। किसी किसी व्यक्ति को तो जो है किडनी जब खराब हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति की किडनी लेकर के उसके जगह पर प्रत्यारोपित की जाती है और उस खराब किडनी को हटाकर शुद्ध तरह के किडनी को ले आकर के उस अंग को प्रत्यारोपित करके ये उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है किया जाता है। ऐसी तरह से हम लोग कृत्रिम रूप से जो है अपने ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है, छनाव जो है। तो आपसे पूछा जाए अपोहन क्या है या डायलिसिस क्या है? ऐसे व्यक्ति किसी कारणवश उसकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो कृत्रिम रूप से ब्लड का छनाव करने के लिए हम कृत्रिम मशीन को अपनाते हैं। इस मशीन के द्वारा ही हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, जिस मशीन में एक विशेष प्रकार की सेलोफेन झिल्ली होती है। जो सेलोफेन झिल्ली इस संबंधित नलिकाओं के द्वारा प्रवाहित करते हैं जो ब्लड के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थ, यूरिया, यूरिकम इत्यादि को पारगम्य कर देती है और शेष जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले थक्केदार तरह के कण होते हैं, बड़े कण होते हैं जो इन झिल्लियों के छिद्रों के द्वारा गुजर नहीं सकते हैं, वह अपारगम्य रूप से जो है वो अलग रह जाता है और पुनः इसे रेडियल धमनी से लेकर के मशीन के सहायता से उसको शिराओं में भेज देते हैं जो पुनः उसका रिसाइक्लिंग जो कर जाता है। ऐसे कृत्रिम विधि से रक्त का छनाव हम लोग जो है करते रहते हैं। ऐसे किसी किसी व्यक्ति में हमने बोला किडनी खराब हो जाती है, धनी आदमी होता है तो बहुत ज़्यादा जो है पैसा लेकर के किडनी खरीदता है।
और ये किडनी को जो है खराब किडनी को हटा करके दूसरे से लिए गए किडनी को प्रत्यारोपित करके जो है उससे काम चलाया जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के अंदर जो है आपके जो है कौन थे ये पूर्व वित्त मंत्री जो है उनका जो है किडनी प्रत्यारोपित किया गया, अरुण जेटली थे उनका जो है किडनी प्रत्यारोपित किया गया था। फिर से जो है ये इनका जो है सुषमा स्वराज थी, उनका किडनी प्रत्यारोपित। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके देश में जिनका पुरानी किडनी को लेकर के जो है पुरानी किडनी को हटा करके उसके जगह पर नए तरह की किडनी का प्रत्यारोपण जो है किया। अब है इसके बाद से जो है सब एस्थेटिकी क्या है, सब एस्थेटिकी किसको कहते हैं, अलग से एक पॉइंट है छोटा सा, होम्योस्टैसिस इसको बोलते हैं। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस सम एस्थेटिकी, सम एस्थेटिकी में शब्द का प्रयोग वाल्टर कैनन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया। वाल्टर कैनन, ध्यान दीजिए, वाल्टर कैनन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले होम्योस्टैसिस या सम एस्थेटिकी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया, जिसके अनुसार शरीर के अंतः वातावरण को शरीर के बाह्य वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना या समतुल्यता बनाए रखना ही समस्थिति का। जैसे आप लोग देखते हैं गर्मी चल रही है, गर्मी है, उमस है, उमस में जो है पसीना निकल रहा है। पसीना से फायदा क्या है? शरीर का ताप क्या होता है? नियंत्रण। अर्थात जितना ही गर्मी बढ़ती है शरीर में उत्स्वेदन क्रिया पसीने का बढ़ जाता है और ये शरीर के चारों तरफ नमी बना करके उस पर हवाएं जब पड़ती है तो वो ठंडा महसूस करता है और शरीर के ताप को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ये एक समय स्थिति। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग चले जाए तो चूंकि पहाड़ी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब की मात्रा घटती जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती। तब ऐसे कंडीशंस में शरीर ही अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की भरपाई जो है होती जाती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को देखते हैं गाल लाल लाल होता है, चेहरा लाल लाल होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है उनके शरीर के द्वारा स्रोत जो है बढ़ सकती है। ये सब एस्थेटिकी है। सब एस्थेटिकी के बाद अब पादपों में उत्सर्जन, क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? यस, हाँ, क्योंकि पौधे भी सजीव हैं, पौधों में भी समस्त जैव क्रियाएं होती हैं, उसमें भी पोषण होता है, उसमें भी उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो पौधों के अंदर भी पौधों के अंदर भी उपापचय क्रिया के बाद व्यर्थ तरह के पदार्थों का निर्माण, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? इसमें भी नाइट्रोजन जैसे पदार्थों के उपापचय से बहुत ऐसे नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं जिसको हम एल्काइड्स कहते हैं, जिसको हम लोग एल्काइड्स कहते हैं। जैसे कुनीन सिंकोना के छाल से, कैफीन काफ़ी के बीज से, है ना, ये आपका ये, लेकिन हम लोग के लिए बहुत उपयोगी होता है काफ़ी के सिंकोना के छाल। ये जो है जितने जो है आपका क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, कामाक्विनीन, ये दवाएं बनाई जाती है, मलेरिया के लिए रामबाण दवा होती है।
उसके बाद जो है सफरीन, यह राउफिया सर्पेंटाइन अर्थात अमलतास के पौधों के जड़ से जो है यह एस्पिरिन निकाली जाती है। तम्बाकू की पत्ती से ये निकोटीन, ये सब उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पौधे के, लेकिन वो मानव के लिए जो है उपयोगी होता है। लेकिन क्या ये पौधों के अंदर इन उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए कोई विशेष अंग होता है? नहीं, वो कोई विशेष अंग नहीं होता, बल्कि उनके वाष्पोत्सर्जन से जो जल निकलता है, उस जल के साथ भी बहुत से उत्सर्जी पदार्थ बाहर के तरफ जो है निकल जाते हैं। ऐसे ही जो है दूसरा है पत्तियों के झड़ने से भी, पतझड़ से भी, पत्तियों के झड़ने से भी ये उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ उनके झड़ने के साथ जो पेटियोल के ज्वाइंट पोर्शंस होते हैं, पर्णवृंत के जो भाग होते हैं, उससे भी उत्सर्जी पदार्थ बहुत से निकल जाते हैं। तीसरा होता है जो छाल होता है, उन छालों में बहुत से लेटेक्स, लासा जिसको आप लोग कहते हैं, लेटेक्स दूध के रूप में, लासे के रूप में, ये उसमें भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। वो उत्सर्जी पदार्थ बाहर के तरफ जो है निकल जाते हैं। जैसे आपका जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडीन, ये जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला पुष्प, चौथा होता है पुष्पदलों के गिरने से भी, पुष्पदलों के गिरने से भी बहुत से उत्सर्जी पदार्थ पौधों के अंदर उनके शरीर से बाहर की तरफ जो है निकल जाते हैं। तो ये क्रियाएं हैं पौधों के अंदर उनके उत्सर्जी पदार्थों को बहिर्गमन करने का, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पत्तियों के झड़ने के द्वारा, छालों के टूटने के द्वारा, पुष्पदलों के गिरने के द्वारा। ये सभी ऐसे तरह के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो इनके माध्यम से ये निकलते हैं। परंतु यह श्वसन क्रिया जो उनके ऊपर जो रंध्र पाए जाती है, इन रंध्रों के माध्यम से O2 और CO2 का विनिमय, वो श्वसन में O2 वो भी लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 लेते हैं और O2 को बाहर के तरफ निकालने का जो है वो कार्य करते हैं। ऐसे O2 तथा CO2 का विनिमय लगातार उनके अंदर जो है होता रहता है। अगला ठोस अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, जैसे क्रिस्टल के रूप में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो निकलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके जलकुंभी में तो रेफाइड्स के रूप में होता है, सूच्याकार आकार के वो जो है होते हैं। ये आपके बरगद के पत्ती के अंदर, पीपल के पत्ती के अंदर, रबड़ के पत्ती के अंदर जो है ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। वो जो है सिस्टोलित उसको कहते हैं, वो सिस्टोलित के रूप में जो है बाहर के तरफ निकालते हैं। कुछ काष्ठों में जो है उत्सर्जी पदार्थ उसके अंदर रेजिन, रेनिन इत्यादि रूप में पाए जाते हैं, जो वो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। वो पौधे जो है इन उत्सर्जी पदार्थों को जो है बाहर के तरफ जो है निकालते रहते हैं। अब पौधों के उत्सर्जी पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने बोला अभी, रेजिन ये चमड़ा रोधन करने के लिए, रेनिन स्याही बनाने के लिए, फिर से जो है ये रेनिन, ये जैतून का तेल, फिर से आपका जो है तारपीन का तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वार्निश और ग्लेडिजिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से रबर का प्रयोग, लेटेक्स पदार्थ होता है, वो रबर चीनी वाहिनियों से निकलता है, और रबर का प्रयोग आपको ट्यूब, टायर इत्यादि जो है जितने 4 पहिए वाहन होते हैं, 2 पहिए वाहन है, सबका पहिया जो है रबर से ही बनी होती है, वो पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, ये इसलिए हम लोगों के लिए ये सब उपयोगी होता है, लेकिन पौधों के लिए तो ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। आप लोग बहुत से पौधों के उत्सर्जी पदार्थों का उपयोग जो है ये प्रयोग करते हैं। जैसे पैपीन पपीता से प्राप्त होता है, ये जटिल से जटिल प्रोटीन युक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। यदि मांस पचता नहीं है, गलता नहीं है, तो क्या करते हैं, पपीता काट कर
करके डाल दीजिए, वो जो है फट जाता है, क्योंकि पपीता में पैपिन नामक ये जो है अल्काइड्स पाई जाती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो उसको जो है गलाने में जो है मदद करता है। ऐसे बहुत से जो है ये उत्सर्जी पदार्थों का उपयोग जो हम लोग जो है करते हैं। अब इसका मैं आज वीडियो में जो है चित्र बना करके जो है इसका नोट्स भेजूँगा, आज आप लोगों को वो लिख लीजिएगा। और ये मेन चैप्टर है, इसमें से जो है जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन आप लोग हमसे जो है पूछिएगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, वो चित्र सहित मैं आपको वीडियो जो है आज अपने मोबाइल से भेजूँगा, और उसका नामांकन करना, उसके बाद उसके जो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र का संगठन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप जो है उसमें लिख लीजिएगा ना। और जो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है उस क्वेश्चंस को आप लोग हमसे जो है ये पूछेंगे ना। जो क्वेश्चंस नहीं आता है वो क्वेश्चंस हमसे जो है इसमें पूछेंगे। पूरे चैप्टर में हम लोगों को सब पढ़ना है, क्योंकि केवल बोर्ड परीक्षा से मतलब नहीं है, कंपटीशन भी देना है, उसमें तरह तरह के पॉलिटेक्निक और अन्य भी जो है आप लोग कंपटीशन देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें छूट जाएगा। बोर्ड में कम हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में तो कम होगा नहीं। इस तरह से उसमें आपको सब तैयारी करके जो है आना है। कोर्स समाप्त हो जाएगा, आप लोग जो है मदद करेंगे तब, नहीं तो ऐसे जो है नहीं होगा। क्योंकि समय समय से नोट्स दीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, स्कूल्स में आइए, स्कूल में आकर के समय समय पर अपनी कॉपी जो है दिखाते जाएंगे तो निश्चित ही कोर्स समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।